नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आइए, जहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले टेस्ट पेपर को, ठीक है, वहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे। आइए, देर ना करते हुए हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 तक बच्चों हमने सॉल्व किया था। आज 16 और उससे आगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ठीक है। बेटा क्या कहा जा रहा है इसमें, पढ़िए जरा आप लोग और सही आंसर चुनिए। इसमें कौन सा सही विकल्प होगा आपका। देखिए, इस सवाल में कहा जा रहा है धातुओं के लिए प्रावैद्युतांक के का मान होता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, प्रावैद्युतांक को अन्य दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं हम, ठीक है। पता होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। प्रावैद्युतांक को ही बच्चों हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता या बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या विद्युतशीलता ना कह करके प्रावैद्युतता भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बाबू हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये चीज। और प्रायः इसको हम लोग एप्सिलॉन आर या के से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन आर या के से। लेकिन बच्चों हम हमेशा प्रावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक प्रावैद्युतता को हम एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। तो यहां पर एप्सिलॉन आर या के पूछा जा रहा है, का मान पूछा जा रहा है, किसके लिए, धातु के लिए, धातु के लिए। और बताओ धातु के लिए एप्सिलॉन आर या के का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है ना। और आप याद करो कि मैंने अलग अलग माध्यम का, ठीक है, आपेक्षिक प्रावैद्युतता या प्रावैद्युतांक का एक टेबल लिखाया था आप लोगों को, और उसमें आप जाकर के देखेंगे तो धातु के लिए एप्सिलॉन और या के का वैल्यू क्या होता, अनंत। तो इसीलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर कहा जा रहा है यदि दो आवेशों के बीच निर्वात के स्थान पर तेल भर दिया जाए। दो आवेश, एक आवेश हमने Q1 ले लिया और दूसरा आवेश बच्चों हमने क्या ले लिया, Q2, है ना। तो और इसके बीच की दूरी कितनी थी, या कितना लिया जाता है, R, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए, इसके बीच में कहा जा रहा कि निर्वात के स्थान पर, इसका मतलब पहले निर्वात था, कोई माध्यम नहीं था। निर्वात के स्थान पर क्या भर दिया गया है, ठीक है, निर्वात के स्थान पर कोई तेल भर दिया गया है ना। तो बच्चों Q1 और ये Q2 आवेश के बीच, है ना, निर्वात के स्थान पर कोई तेल रख दिया गया है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी अभी भी कितनी है, R ही है। बीच की दूरी कितनी बच्चों, R ही है, ठीक है। तेल भर दिया गया है तो तेल क्या होगा, निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम का उदाहरण होगा, ठीक है, अन्य माध्यम का उदाहरण है। और बच्चों यहां पर बताओ, निर्वात तेल भर दिया जाता है तो यहां पर आपका यदि निर्वात में या हवा में लगने वाले बल एफ हो तो बताओ अन्य माध्यम में लगने वाले बल को प्रायः हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफएम से, ठीक है। और बच्चों तेल तेल जो भर दिया गया दोनों आवेश के बीच, ठीक है, इसकी आपेक्षिक प्रावैद्युतता, इसकी कौन सी आपेक्षिक प्रावैद्युतता, कुछ ना कुछ तो होगी निश्चित रूप से, ठीक है। इसकी आपेक्षिक प्रावैद्युतता कुछ ना कुछ होगी। और मान लिया इसका आपेक्षिक प्रावैद्युतता कितना, एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये आपका जो है पहले किस में है, निर्वात में है। और निर्वात के बाद दोनों आवेश के बीच में, ठीक है, निर्वात के स्थान पे क्या रख दिया गया, तेल। तेल अन्य माध्यम का उदाहरण होगा। तो बताइए एफ और एफ एम के बीच क्या रिलेशन होता है, एफ एम बराबर होता है एफ ओ बाई एप्सिलॉन आर। और आपको पता है बच्चों कि एप्सिलॉन आर का मान हमेशा अन्य माध्यम के लिए एक से क्या होता, बड़ा होता है, ठीक है। और एक से बड़े मान से जब भागा लगाओगे, ठीक है, ये एक से बड़े मान से जब भागा लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाता है, घट जाता है। वो वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो आप याद रखेंगे यहां पर
कि निर्वात के स्थान पर जब कोई तेल भर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे 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 इस चीज को हम लोग जरा देखें, ठीक है। तो ओवरऑल ये वैल्यू, पूरा ये वैल्यू घट जाएगा, तो इसके बराबर जो एफ एम है ये मान भी क्या होगा, घट जाएगा, ये मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो आप कि एफ एम बराबर एफ एम बराबर एफ ओ बाई एप्सिलन आर, ठीक है। तो यहां पर देख लो, निर्वात के बदले अन्य माध्यम ला के रख दिया, ठीक है। तो निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का एप्सिलन आर अधिक होता है, ठीक है। तो नीचे वाला चीज अगर अधिक हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एफ एम का एप्सिलन आर के बीच का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो आप, ये ऐसे सोच लो, तो क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना है ना, कि यदि दो आवेशों के बीच निर्वात के स्थान पर तेल भर दिया जाए, निर्वात के स्थान पर दो आवेश के बीच पहले निर्वात था, उसके स्थान पर तेल भर दिया जाए, तो बच्चों इसके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, घटेगा। बल का मान क्या होगा बेटा, घटेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। सापेक्षिक विद्युतशीलता की बीमा, बताओ आप लोग, सापेक्षिक विद्युतशीलता की बीमा क्या होगी बेटा, सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलन आर, और एप्सिलन आर एक्चुअली में होता क्या है, एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट, ये, या नहीं तो बाबू मैंने बताया आप लोगों को, एप्सिलन आर जो होता है आपका एफ ओ बाई एफ एम, ठीक है, ये होता है। तो बताओ, समान दो दो एक समान राशि का अनुपात, और ये भी दो समान राशि का अनुपात, ऊपर भी बल नीचे भी बल, एप्सिलन आर ऊपर भी बल बटा में बल, और एप्सिलन आर ऊपर प्रावैद्युतता बटा में प्रावैद्युतता। तो यहां पर हम कहेंगे समान राशि का अनुपात है एप्सिलन आर, इसीलिए ये क्या होंगे, बीमाहीन होगा। क्या होगा बच्चों, बीमाहीन, डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशन लेस होगा, बीमाहीन होगा, ठीक है। सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलन आर का बीमा क्या है, इसका कोई बीमा नहीं होगा, क्योंकि यह दो समान राशि का एक अनुपात है, और समान राशि का अनुपात का मात्रक और बीमा नहीं होता है, ये यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है। तो बच्चों इसीलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, कूलम बल कैसा बल है, कूलम बल कैसा बल है, तो बताओ आप लोग, ठीक है। कूलम बल केंद्रीय बल भी है, और कूलम बल संरक्षी बल भी होता है, और कूलम बल तुम्हारा जो है, ठीक है, विद्युत बल भी होता है। याद रखना बच्चों, ठीक है, कि कौन सा बल, कूलम बल। कूलम बल मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, जब कूलम के नियम की विशेषता बतला रहा था, तो वहां पर बताया था बच्चों कि कूलम बल आपका जो है, ठीक है, केंद्रीय बल भी होता है, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल भी होता है, और कूलम कूलम बल आपका जो है, ठीक है, विद्युत बल भी होता, क्योंकि आवेश आवेश के कारण लगने वाला ये बल है, विद्युत बल भी होता है। और कूलम बल बच्चों आपका प्रकृति में कैसा बल होता है, संरक्षी बल भी होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन में दिया है केंद्रीय बल, संरक्षी बल, केंद्रीय बल भी है, संरक्षी बल भी है, तो ये दोनों के लिए एक सही ऑप्शन कौन सा है, सी, ए और बी। यहां पर ए और बी ऐसे भी हो सकता है, लिखा हो सकता है ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसीलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा आपका, ठीक है, बस आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, यही मान लो आप, ठीक है ना। दो प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात किस कोटि का होता था, याद रखना। ये सॉल्व कराया मैंने आप लोगों को, ठीक है, सॉल्व कराया बच्चों, मैंने एकदम प्रोसेस से सॉल्व कराया, आप अपने नोटबुक में देखना ये चीज, ठीक है। दो प्रोटॉन, तो आप याद रखना बच्चों, ऐसे है ना, कि पहले इस पर मैंने 3 सवाल कराया आप लोगों को, ठीक है। पहले दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ, फिर मैंने कराया था आप लोगों को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, तब क्या होगा, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। और तीसरी बात मैंने बताया बच्चों कि दो प्रोटॉन, ठीक है, दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, तब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात। तो बच्चों यहां पर बता दो, इन सब के बीच की दूरी हम आर ले लिया, इन सब के बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, आर, इन सब के बीच की दूरी बच्चों हमने क्या ले लिया, आर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल
भी लगेगा और विद्युत बल आवेश के कारण बच्चों यहाँ पर कौन सा बल, विद्युत बल F ही, और इसके द्रव्यमान के कारण इनके बीच कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल Fg। ठीक है, और हमने सॉल्व किया है इस केस में कि F बाई एफ जी का जो कोटि होता है, F बाई एफ जी का जो कोटि होता है, मतलब 10 पे पावर, तो ये होता है 42। कितना होता है बच्चों, 42 होता है। ठीक है ना। और फिर आ जाओ, ये पहली बात। और ये दूसरा उदाहरण आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो होगा, यहाँ पर भी निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विजातीय आवेश है, तो विद्युत बल यहाँ पर जो होगा आपका, ठीक है, एफ ही जो होगा आकर्षण प्रकृति का होगा, और इसके द्रव्यमान के कारण जो है एफ जी होगा वो भी किस प्रकृति का होगा बच्चों, आकर्षण प्रकृति का होगा। तो इस केस में एफ ही बाई एफ जी जो हो जाए, एफ ही बाई एफ जी का जो कोटि होता है, एफ ही बाई एफ जी का जो कोटि होता है वो 10 पे पावर कितना, 39 होता है। और जब दो प्रोटॉन सजातीय आवेश होगा इन दोनों पर, ठीक है, तो कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल एफ ही। ठीक है, और द्रव्यमान के कारण इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा एफ जी। और इस केस में एफ ही बाई एफ जी का जो कोटि हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, हमने निकाला है, ठीक है, वो 10 पे पावर 36 हो जाता है। 10 पे पावर कितना हो जाता है बच्चों, 36 हो जाता है। तो ऐसे याद रखना आप, मैंने तीनों उदाहरण आपके सामने यहाँ पर शॉर्टकट तरीका से रख दिया है। ठीक है, तीनों उदाहरण बच्चों मैंने शॉर्टकट तरीका से यहाँ पे रख दिया है, तो आप देख लो। आपसे क्या पूछा जा रहा, दो प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल का मतलब क्या चीज, एफ ही, और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या चीज, एफ जी का अनुपात किस कोटि का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच एफ ही बाई एफ जी का कोटि जो होता है 10 पे पावर 42, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच एफ ही बाई एफ जी का जो कोटि होता है 10 पे पावर 39, और प्रोटॉन के बीच एफ ही बाई एफ जी का कोटि होता है 10 पे पावर 36। तो बताओ, आपके क्वेश्चन में दो प्रोटॉन की बात किया जा रहा है ना, तो दो प्रोटॉन के बीच देख लो एफ ही बाई एफ जी का कोटि 10 पे पावर कितना, 36। ठीक है, मैंने तीनों याद के लिए आपके सामने रख दिया, तो इसलिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा। यदि यहां पर दो प्रोटॉन के बदला पूछता दो इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात की कोटि क्या होगी, तो फिर बच्चों यहां पर आपका 10 पे पावर 42 ऑप्शन सही होता। अगर आपका पूछता एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच एफ ही बाई एफ जी का कोटि, तो 10 पे पावर 39, तो ये देख लेना आप। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्या चीज, दो प्रोटॉन। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसका सही आंसर कर सकते हैं, कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। और आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये तीनों चीज एक साथ लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए ये चीज, है ना। तो चलिए अब अगला सवाल की ओर बच्चों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 21 में कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा हमने सॉल्व किया है कि आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। तो अब देखने के साथ आप इसका आंसर लगा देना चाहिए आपको, ठीक है, कि बल चौगुना हो जाएगा। बल कितना गुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। चलो अब शॉर्टकट रूल से इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, आप मुझे बताइए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो बच्चों मैंने मान लिया कि पहले इसकी बीच की दूरी कितनी थी, आर, तब क्या कर दिया गया, आधी के लिए आर बाई टू। तो दो आवेश में, यहाँ दो आवेश जो हम लेते हैं, एक आवेश Q1 मान लेते हैं, दूसरा आवेश क्या मान लेते हैं, Q2। ठीक है, तो आइए एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश यहाँ पर Q2, और इसकी बीच की दूरी शुरुआत में कितना मान लिया, R। और बताओ बल कितना लग रहा R दूरी पर इन दोनों आवेश के बीच, F। तो F समानुपाती क्या होगा, 1/r², इसी को कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, और ये आपका जो होगा न्यूटन, सॉरी गुरुत्वाकर्षण, नहीं नहीं भाई, क्या क्या आ रहा है मुंह में। ठीक है, देख लो यहाँ पर जो है कूलम के नियम से F जो होता है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्रश्न से बच्चों, ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर कूलम के नियम से, ठीक है, कि ये विकर्षण बल जो होगा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। Q1 और Q2 के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया बच्चों, आधा, r/2 कर दिया गया। तो बताओ जब दूरी बदल जाएगी दोनों आवेश के बीच, तो लगने वाले बल का परिमाण भी बदल जाएगा। तो F वहां पर माने थे r दूरी पर, तो यहाँ पर हम F डैश मान लेते हैं, और F डैश जो हो जाएगा 1/r/2 का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो है हम F डैश बाई F निकाल लें, ऐसा हो सकता है। तो F डैश आपका क्या हो जाएगा, 1/r/2 का होल स्क्वायर बटे 1/r² हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो अब बता दो यार तुम लोग, ये मुझे, ये क्या हो जाएगा, 1/r² बटा 4 बराबर 1/r², है ना।
आप गुना वाले चीज को भाग में लेके चले जाओ आप, है ना, तो ये आपका 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r² / 4 इंटू 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 आपका क्या हो जाएगा, इंटू r² / 1, है ना, तो ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4/r² इंटू r² से r² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा f' बराबर कितना 4, ठीक है, और कोना कोनी गुना कर दोगे बच्चों तो f' बराबर हो जाएगा 4f, कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी। अब 4 से यहाँ पर गुना हो गया तो आप क्या कहोगे कि नया बल जो आपका है f', ठीक है, ये 4 गुना बढ़ गया, ठीक है, 4 गुना बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर 4 गुनी कह रहा है, तो देखो 4 गुना आपका कौन सा विकल्प है, बी, 4 गुना कौन सा विकल्प है बच्चों, बी है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, कूलम के नियम किन आवेशों के लिए मान्य होता है, बताओ। इसके स्टेटमेंट में ही था कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, ठीक है, तो बच्चों ये चीज में स्पष्ट हो गया कि कूलम का नियम किसके लिए मान्य है, बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है, कह रहा विस्तृत आवेश नहीं, ठीक है, गतिशील आवेश नहीं, ठीक है, बिंदु आवेश हाँ, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए मान्य होगा, किसके लिए मान्य होगा बेटा, बिंदु आवेश के लिए मान्य होगा ये आपका, ठीक है। तो आइए इसमें आप चुनिए सही विकल्प कौन सा होगा, सी हो जाएगा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग को, ठीक है, आपके नोटबुक में लिखाया गया। आइए जरा सा सोचते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में, पहले नोट में थोड़ा सा आप ये चीज को समझिए, है ना बच्चों, यदि y फंक्शन हो किसका, x का, कहने का मतलब है यहां पर, ठीक है, y जो है आपका x का फलन है, x का क्या है, फलन है, ठीक है, तो कहने का मतलब है, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि y x के मान पर निर्भर करता है, x के मान पर निर्भर करता है, y किसके मान पर निर्भर करता है, x के मान पर, ठीक है। यदि y फंक्शन हो x का तो इसका मतलब है कि y x का फलन है, अर्थात y x के मान पर निर्भर करता है। और बच्चों याद रखना कि जब तुम्हारा y समानुपाती x हो, y समानुपाती x हो, तो बच्चों ये तुम्हारा सरल रेखा का समीकरण, इसका समीकरण होगा सरल रेखा का, ठीक है। और जब तुम्हारा y x² का व्युत्क्रमानुपाती हो, ठीक है, तब ये, ठीक है, परवलय का समीकरण होगा, किसका समीकरण होगा, परवलय का समीकरण होगा, है ना। y समानुपाती क्या हो बच्चों, y समानुपाती 1/x² हो, या y x का x² का व्युत्क्रमानुपाती हो, तो ये किसका समीकरण होगा, अति परवलय का, किसका समीकरण होगा, अति परवलय का, ठीक है। ये नोट में आप ये बातें याद रखोगे तब ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, आसानी से, ठीक है। तो f और 1/r² के बीच का ग्राफ, ठीक है, f और 1/r² के बीच का ग्राफ, तो बच्चों कूलम के नियम से, किसके नियम से बेटा, कूलम के नियम से आप मुझे बता दो, ठीक है, f जो होता है, f जो होता है आपका 1/r² होता है ना, ठीक है, कि आवेश के बीच आकर्षण या विकर्षण बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दैट मींस f समानुपाती 1/r², या फिर इसको कह लो कि f(r²) का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, इसी को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो भाई सही बात, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो अब देख लो यहां पर आप नियामक अक्ष लीजिए, ठीक है, y एक्सिस पर किसको दिखाएंगे, f को, और x एक्सिस पर हम किसको दिखाएंगे, 1/r² को, ठीक है, x एक्सिस पर 1/r² को, और ये तुम्हारा कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, कौन सा बिंदु है बच्चों, मूल बिंदु है, ठीक है ना। तो ये चीज, तो आप यहां पर बताइए मुझे x के इक्विवेलेंट, यहां पर ये जो है आपका, ये 1/r² x एक्सिस पर है, दैट मीन्स ये x का मान है, किसका मान है, x का मान है, ठीक है। तो हम यहां पर x बराबर लिख सकते हैं 1/r², ठीक है, और ये f आपका y एक्सिस पर है, दैट मीन्स बच्चों यहां पर y का मान क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि x 1/r² हो जाएगा
और y आपका क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पर f है और x एक्सिस पर क्या है, 1/r²। f और 1/r² के बीच का ग्राफ कैसा होगा ये कह रहा है। तो चलो अब आ जाओ, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए f को आप क्या मान लो, y मान लो, और 1/r² को क्या मान लो, आप x मान लो। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y समानुपाती x और y समानुपाती x। बताओ y समानुपाती x के मान पर, मतलब y समानुपाती x किसका समीकरण होगा, सरल रेखा का। किसका समीकरण होगा बच्चों, सरल रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। तो इसीलिए y समानुपाती x है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा। इसका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। f समानुपाती 1/r² के बीच का ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों f को हम y एक्सिस पर लिया तो y मान लेंगे, और 1/r² को हमने x एक्सिस पर लिया तो x बराबर 1/r² मान लेंगे, और तब यहां पर हम, ठीक है, f के जगह पर y रख सकते हैं और 1/r² के जगह पर x रख सकते हैं। तो बताओ ये आपका कैसा आ गया, y समानुपाती x। और देख लो आप, y समानुपाती x किसका समीकरण होता, सरल रेखा का समीकरण होता है। इसलिए आप याद रखना y और 1/r² के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चों सरल रेखा का। इसका ग्राफ होगा, सरल रेखा का ग्राफ होगा। याद रखिएगा ये चीज, ये मैथ से उठा के ये चीजें लाई गई है, और फिर यहां पर जो हम इस चीज को मैनिपुलेट किए, यहां पर इस चीज को यहां पर दिखाया है। तो देख लो ये चीज आपका y समानुपाती x के जैसा हो गया। इसलिए बच्चों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि y समानुपाती x किसका, सरल रेखा का समीकरण होगा। इसका समीकरण होगा, सरल रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। आओ अब देख लो, देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया जस्ट उसी तरीका से आप लिखते चलो, इस चीज को करते चलो, ठीक है। बताओ कूलम के नियम से बल और दूरी के बीच का संबंध क्या होता है, इसके नियम से, कूलम के नियम से, ठीक है। आप बताइए F समानुपाती क्या हो जाता है, 1/r², या इसी को हम कहते हैं F जो है r² का व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों आप y एक्सिस पर दिखाओ f को, और x एक्सिस पर दिखाओ किसको, r को, क्योंकि यहां पर f और r के बीच का ग्राफ कह रहा, वहां पर कह रहा था f और 1/r² के बीच का ग्राफ, और यहां पर तुम्हारा क्या कह रहा, f और r के बीच का ग्राफ। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों का आंसर एक ही कर देते हैं, जो क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा कि f और r के बीच का ग्राफ, तो x एक्सिस पर हम बच्चों किसको दिखाया, r को, तो x बराबर हम r ले सकते हैं, और y एक्सिस पर हमने किसको दिखाया, f को, तो y बराबर क्या ले सकते हैं, f ले सकते हैं हम, ठीक है। y बराबर क्या ले सकते हैं बेटा, f ले सकते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ेगा तो हम f को y ले लेंगे और r को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और इसको आगे कंटिन्यू करो तो f आपका क्या, y समानुपाती ये क्या हो जाएगा, 1/r की जगह पर क्या चीज, x, 1/x²। और बताओ अभी जस्ट पीछे मैंने बताया है ये चीज, ठीक है, कि y समानुपाती 1/x² हो तो ये किसका समीकरण होता, अति परवलय का। किसका समीकरण होता है, अति परवलय का समीकरण होता है। और अति परवलय आयताकार भी होता है, क्या होता है, आयताकार भी। तो इसीलिए बच्चों, ठीक है, ये आपका किसका हो जाएगा, बताओ f और r के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, आयताकार अति परवलय, ठीक है। यानी तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, अति परवलय। क्या हो जाएगा, अति परवलय। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था कि y फंक्शन हो x का, तो y समानुपाती 1/x² हो तो वो किसका समीकरण होता है, अति परवलय का समीकरण। तो बताओ यहां पर जब हमने इस चीज को लेकर के आगे बढ़ा तो बच्चों y ये किसको संतुष्ट कर रहा, y समानुपाती x को, या यहां पर f और r के बीच का ग्राफ संतुष्ट कर रहा y समानुपाती 1/x² को। तो ये तुम्हारा अति परवलय का समीकरण होता है। तो इसीलिए बच्चों f और r के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो क्या कहेंगे आप, अति परवलय। क्या कहेंगे, अति परवलय, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका। तो 25 नंबर आइए, यदि दो आवेशों का गुणनफल Q1 × Q2 लेस देन 0 हो, ठीक है। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन आप देखो कैसे होगा। ये सब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग को घुमा देता होगा, लेकिन बच्चों अगर बारीकी से इसको सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि Q1 Q2 लेस देन 0 ये दिया गया है, Q1 Q2 लेस देन, और इसका मतलब है,
इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है बच्चों, अर्थात Q1 इंटू Q2 आपका क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, Q1 और Q2 का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव, है ना। यदि यही आपका दे देता Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता, ठीक है, अब जिसको हम लिखते हैं अर्थात Q1 और Q2 आपका क्या होगा, पॉजिटिव। Q1 Q2 का गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव। Q1 Q2 का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव। तो अब एक चीज बताओ आप, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 का मतलब है कि Q1 इंटू Q2 का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों अब यहां पर मुझे बता दो, हम 3 केस लेते हैं। कितना केस, 3 केस लेते हैं। केस 1, ठीक है, यदि Q1 आपका, ठीक है, +5 कूलम हो और Q2 आपका, है ना, +5 कूलम हो, तो बताओ Q1 इंटू Q2 आपका क्या हो जाएगा, +25 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ, ठीक है, कि निश्चित रूप से बच्चों यहां पर आपका जो है Q1 इंटू Q2 धनात्मक तो नहीं है, धनात्मक तो नहीं ठीक है ना, क्योंकि Q1 Q2 अगर तुम्हारा, ठीक है, अगर Q1 Q2 आपका सजातीय है, तो सजातीय है तो इसका गुणनफल देख लिए पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका गुणनफल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, तो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आया, तो इसका मतलब है कि Q1 Q2 आपका धनात्मक नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब केस 2 की बातें करो, ठीक है, कि Q1 आपका जो है -5 कूलम है, और बच्चों Q2 भी आपका कितना है, -5 कूलम है। अब इस दोनों का गुना कीजिए, Q1 इंटू Q2 कीजिए, तो बताइए ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 25 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बेटा कि आप देख लो यहां पर, है ना, Q1 इंटू Q2 आपका अब भी क्या आया, पॉजिटिव आया, अब भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब है कि Q1 और Q2 आपका माइनस माइनस भी नहीं है, क्योंकि इस दोनों का गुना करते हैं तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आइए अब तीसरी बातें हम करते हैं बच्चों, ठीक है, कि केस थर्ड हम ले लेते हैं, केस थर्ड, है ना। तो यहां पर केस थर्ड आपका जो होगा, Q1 आप ले लीजिए +5 कूलम और Q2 ले लीजिए कितना, -5 कूलम। अब दोनों का गुना कीजिए, तो बताओ ये हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस 25 कूलम का स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव आ गया तो बच्चों इसका मतलब है कि Q1 इंटू Q1 Q2 नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब है कि Q1 Q2 क्या है, लेस देन 0 है। तो बताइए Q1 और Q2 लेस देन 0 कब आया, जब Q1 आपका धनात्मक हो और Q2 क्या हो, ऋणात्मक हो। दैट मीन्स विजातीय आवेश हो। कौन सा आवेश हो, विजातीय आवेश हो। और बच्चों बताओ, विजातीय आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। विजातीय आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो बता दीजिए आप मुझे कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है बच्चों तुम्हारा कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव है ना, तब ये लेस देन 0 आया है। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मींस विजातीय आवेश है Q1 और Q2, तब आपका जो है ये लेस देन 0 आता है। ठीक है, और विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। तो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो, तो बताओ इन Q1 और Q2 के बीच कौन सा बल आरोपित होगा, आकर्षण बल। कौन सा बल आरोपित होगा, आकर्षण बल आरोपित होगा। ठीक है, और Q1 इंटू Q2 आपका पॉजिटिव हो, Q1 इंटू Q2 आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दैट मीन्स Q1 और Q2 आपका क्या है, सजातीय। Q1 और Q2 क्या है, सजातीय। प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तब देखिए Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव का मतलब है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 आवे तो समझ जाइएगा कि Q1 और Q2 आपका क्या है, सजातीय। और सजातीय के बीच क्या होगा, विकर्षण। और Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा, तो समझ जाइएगा कि आपका ये विजातीय है, और विजातीय के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन सी बातें आपसे पूछी गई है, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। तो बताओ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 कब आ रहा है, जब Q1 आपका धनात्मक हो और Q2 क्या हो, ऋणात्मक हो। और धनात्मक और ऋणात्मक के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण। तो इसीलिए बच्चों, ठीक है,
तुम्हारा जो है यहाँ पर ये वाली बातें नहीं होगी, ये वाली बातें नहीं होगी। यहाँ पर आपका कौन सी बातें, कौन सा केस वैलिड है इसके लिए, केस थर्ड ये वाली बातें होंगी। और ये भी आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए बच्चों हम इसे भी हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, दैट मीन्स Q1 इंटू Q2 नेगेटिव कब होगा, जब Q1 और Q2 का मान क्या होगा, विजातीय होगा। क्या होगा, विजातीय। तब आपका Q1 इंटू Q2 नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को ही बच्चों हम ऐसे लिखते हैं Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। और बताओ इस चीज के लिए ये कब आया, जब विजातीय है, और विजातीय के बीच कैसा बल लगता, आकर्षण बल। तो इसीलिए बच्चों ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये ना दे करके बेटा तुमको ये दे देता Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो निश्चित रूप से यहां पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। लेकिन ये बात तो यहां दिया हुआ है नहीं, ये चीज दिया हुआ, तो इसके लिए ये बातें हो जाएंगी। तो याद रखना कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 तो आकर्षण, और Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 तो कौन सा बल लगेगा, विकर्षण। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब धनात्मक, ये तभी धनात्मक होगा ये गुणनफल जब ये सजातीय होंगे, या तो प्लस प्लस होगा, या फिर क्या होगा, माइनस माइनस। प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगता है। लेकिन बच्चों यहां पर ये बातें ना पूछ करके लेस देन 0 पूछा है, तो लेस देन 0 का मतलब है कि Q1 इंटू Q2 का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव कब आया, जब तुम्हारा विजातीय है तब। और विजातीय के बीच कैसा बल लगता, आकर्षण बल। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब देख लेना, अगर ग्रेटर देन 0 पूछेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, तब ऑप्शन ए सही होगा। तो आप यहां पर बारीकी से देखना, लेस देन 0 पूछ रहा है या ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, ठीक है, उसके आधार पर आप जवाब देना। तो यहां लेस देन पूछ रहा है तो बी आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना पर, 26 पर। ठीक है, और ये चीज यहां पे नहीं रहेगा, ये चीज हटा देना अपने ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन ये रहेगा एक्चुअली में, यदि Q1 बराबर Q2 हो तो समान। ठीक है, अब देखना यहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते चलिए, हम बताते हैं आपको। Q1 और Q2 दो गोले एक दूसरे से, Q1 और Q2 के दो गोले, बहुत बढ़िया। एक गोला पर Q1 आवेश है और दूसरा गोला पर Q2 आवेश। बताइए, Q1 और Q2 का दो गोला हो गया, Q1 और Q2 के दो गोले एक दूसरे को F बल लगाता है, तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर होगा। तो मान लिया इसके बीच की दूरी कितनी है, R, और कोई चिन्ह है तो प्लस, तो प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षण बल लगाएगा। तो मान लिया ये बल कितना लग रहा है, F बल से धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का या खिंचाव ही तो बल होता है। यदि उन्हें स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, स्पर्श करा के, तो पहले ये निकाल लो तब स्पर्श कराना, बल निकाल लो। तो F क्या हो जाएगा यहां पर, ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, कूलम के नियम से ये हो जाएगा, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि उन्हें स्पर्श कराकर, यदि उन्हें स्पर्श कराकर, ठीक है, तो देख लीजिए ये गोला ए है और ये गोला बी है। ठीक है, दोनों को स्पर्श करा दिया, सटा दिया दोनों को। ठीक है, तो बताओ प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक गोला पर आवेश, प्रत्येक गोला पर आवेश क्या हो जाएगा भाई, प्रत्येक गोला पर आवेश कुल आवेश का आधा। एक पर ए पर आवेश और बी पर आवेश, ए पर आवेश Q1 है, बी पर आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, तो दोनों के कुल आवेश का आधा, तो एक पर Q1 है दूसरे पर Q2, तो कुल आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बटा कितना हो जाएगा, 2। आधा करने के लिए 2 देना पड़ेगा, भागा 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रत्येक गोला पर आवेश तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के आवेश के योग का बटा 2, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। ठीक है ना। तो अब बताओ यार तुम लोग यहां पर, अब कह रहा है कि स्पर्श कराकर पुनः उसे उसी दूरी पर रख दिया जाता, मतलब R दूरी पर है तो R ही दूरी पर रख दिया जाता है। ये गोला A है और ये आपका गोला B है। ठीक है, और कितनी दूरी पर रख दिया गया, उतनी ही दूरी पर, इसके बीच की दूरी R ही है, इसके बीच की दूरी कितनी है, R ही है। ठीक है, लेकिन आवेश का मान बदल गया, देख लीजिए ना, स्पर्श कराने के बाद जो है, स्पर्श कराने के पहले
एक पर Q1 था, दूसरे पर Q2 था, और जब स्पर्श करा दिया तो प्रत्येक गोला पर आवेश हो गया कितना, दोनों के आवेश के योग का आधा। तो अब इस पर भी आवेश आ गया कितना बच्चों, Q1 प्लस Q2/2, और इस पर भी आ गया कितना, Q1 प्लस Q2 कितना 2। ठीक है ना। प्रत्येक गोला पर आवेश, थोड़ा सा बच्चों इसको इधर लिखते तब फिर मुझे दिखाने में अच्छा रहेगा, है ना। ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, है ना। प्रत्येक गोला पर आवेश, दोनों गोला पर के आवेश का आधा हो जाएगा। ठीक है, दोनों गोला पर के आवेश के योग का आधा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और अब ये आवेश इस पर इतना, तो इस पर भी इतना, Q1 प्लस Q2 कितना 2। ठीक है, तो बताओ विकर्षण बल अब यहाँ पर कितना मान लेते हैं हम, F डैश। क्या मान लिया, F डैश, क्योंकि आवेश बदल गया है। क्या बदल गया बच्चों, आवेश। तो अब मुझे बता दो यहाँ पे F डैश बराबर कूलम के नियम से हो जाएगा के, इस गोला पर का आवेश को Q1 मान लीजिए, इस गोला पर का आवेश को Q2 मान लीजिए, तो के Q1 Q2, तो Q1 Q2, तो Q1 आपका Q1 प्लस Q2/2, ये Q1 हो गया, और ये आवेश को आप Q2 मान लीजिए, उतना ही है, तो Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, अब बटे कितना भाई, 20 की दूरी R, तो R²। ठीक है, तो बताओ ये हो जाएगा आपका F डैश बराबर के बटा R² इंटू, बताओ क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा तुम्हारा, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2, है ना। तो बच्चों अब देखो, मैथ का एक कंसेप्ट यहां पर आएगा, उस चीज से अगर हम सोचेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बताओ मुझे, AMGM से मतलब आप बीज गणित में पढ़े होंगे AMGM। ठीक है, बीज गणित में, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे AMGM। तो AMGM से क्या होता है बच्चों, कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का माध्य का वर्ग हमेशा बड़ा या बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल से, उन संख्याओं के गुणनफल से। AMGM के कंसेप्ट से बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं, ठीक है, कि दो संख्याओं के माध्य का वर्ग बड़ा या बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल से। ठीक है, तो दो संख्याओं की जगह पर यहां पर बच्चे दो आवेश ले लीजिए, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, Q2 है आपका। ठीक है, AMGM कंसेप्ट ये बच्चों हम उठा के लाया है मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से, मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से AMGM कहता है, ठीक है, कि दो आवेश का माध्य, दो आवेश का माध्य, ठीक है, मीन ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, दो आवेश का माध्य। तो एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2, तो इसका माध्य हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 का स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा इन दोनों आवेश के गुणनफल से, इन दोनों आवेश के गुणनफल से, बड़ा या बराबर होगा इन दोनों आवेश के गुणनफल से। ठीक है, तो ये AMGM के कंसेप्ट से लिख लिया। ठीक है, कि दो आवेश के माध्य का वर्ग बड़ा या बराबर होगा उन दोनों आवेश के गुणनफल से। ठीक है ना। तो ये चीज, अब बच्चों इनइक्वलिटी में दोनों तरफ समान चीज से गुना भाग करने पर समीकरण प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो इधर भी आप जो है K/R² से गुना कर दीजिए, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 के होल स्क्वायर में इधर K/R² से गुना कर दिया, और इधर भी बच्चों K/R² से क्या कर दो, गुना कर दो। दोनों तरफ समान चीज से गुना करने पर इनइक्वलिटी प्रभावित नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, सेम चीज से K/R² से गुना भाग कर दिया, और बता दो अब, ठीक है, ये बन गया आपका Q1 Q2/R², और ये बन गया बच्चों K/R² Q1 इंटू Q2/2 का होल स्क्वायर, बटा 2 का होल स्क्वायर। और देख लो, ठीक है, अब समीकरण 2 से इतना को हम F डैश लिख सकते हैं, और समीकरण 1 से इतना को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F। तो बताओ इतना बराबर क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको F डैश, देख लीजिए, इतना बराबर ये लिख सकते हैं हम।
ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ लिख सकते हैं। तो एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है ना। तो आप मुझे बता दो यहां पर दोनों स्थिति में, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो आपके विकल्प में कहा जा रहा है बच्चों, आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है, ठीक है, कि हमेशा एफ से अधिक होगा, मतलब नया बल जो यहां पर है आपका, ठीक है, दोनों को संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी दूरी पर रख दिया, वो बल आपका यहां पर क्या कहलाएगा, नया बल। एफ डैश यहां पर कौन सा बल है बच्चों, आपका नया बल। तो नया बल एफ डैश होगा, नया बल एफ डैश होगा, हमेशा एफ से अधिक नहीं। देख लीजिए, नया बल आपका ये एफ डैश है, ठीक है, ये बड़ा या बराबर है, बड़ा भी हो सकता, बराबर भी हो सकता, लेकिन यहां पर हमेशा कह के गड़बड़ा दिया है, ठीक है ना। नया बल जो आपका होगा एफ से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन यहां पर कह रहा कि हमेशा एफ से अधिक होगा, जो क्या है, गलत है। और आया क्या आपको, एफ डैश नया बल बड़ा या बराबर आया है, और यहां पर कंफर्म कर रहा कि बराबर नहीं हमेशा अधिक होगा। तो इसलिए बच्चों ये इसके अनुसार ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। हमेशा एफ से कम होगा, नहीं नहीं, देख लीजिए, एफ डैश नया बल हमेशा बराबर या बड़ा है एफ से, और यहां कह रहा कि हमेशा एफ से कम होगा, ये बात भी नहीं होगा, ठीक है। शून्य हो जाती है, नहीं भैया शून्य कहां हुआ शून्य, एफ डैश बराबर 0 आ जाता तब हम कहते शून्य हो जाती है, नहीं, ये बात भी नहीं होगा। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। लेकिन अब देखिए सी कैसे सही, कि यदि Q1 बराबर Q2 हो तो समान, Q1 बराबर Q2 हो तो समान, दैट मीन्स कह रहा नया बल होगा यदि Q1 बराबर Q2 हो तो समान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, Q1 बराबर Q2 समान के लिए यही बात है ना, और दोनों कोई न कोई एक वैल्यू के बराबर होगा, वो मान हम क्या ले लेते, Q ले लेते, वो मान हमने क्या ले लिया बच्चों, Q। तो Q2 बराबर भी जरूरत पड़े तो Q ले सकते हैं, और Q1 बराबर भी जरूरत पड़े तो हम क्या ले सकते हैं, Q ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या कह रहा देख लो, F बराबर कितना भाई, ये Q1, तो Q1 भी Q, Q2 भी क्या चीज Q बटे कितना आर स्क्वायर। तो बताओ F बराबर हो जाएगा ये Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है ना। अब F डैश निकालो समीकरण 2 से, इससे बच्चों समीकरण 2 से F डैश, तो F डैश आपका कितना है, K बटा आर स्क्वायर इंटू Q1 प्लस Q2 बटे कितना 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों मुझे बताओ यहां पर Q1 भी आपका Q और Q2 भी आपका Q, तो इसीलिए यहां पर Q1 प्लस Q2 Q प्लस Q हो जाएगा। और बता दो यहां पर क्या हो जाएगा, K बटा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2Q बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 कट जाएगा, तो देयरफॉर यहां पर बच्चों F डैश हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और जरा सा आप देख लो यहां पर, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, यहां पर देखिए जरा सा, अब बताओ आपने F का भी वैल्यू निकाला, जब Q1 Q2 बराबर लिया तो आपने F डैश का भी वैल्यू निकाला, तो देख लो भाई F का भी वैल्यू KQ स्क्वायर बटा आर स्क्वायर और F डैश का भी वैल्यू है KQ स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहां पे कह सकता कि F डैश बराबर क्या हो गया आपका F, और ये किसके बराबर, दोनों KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो बताओ इस कंडीशन के लिए जब Q1 Q2 के बराबर है तो नया बल समान है ना, नया बल F डैश F के बराबर है ना, समान है, तो इसीलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों मैं बता दूं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ाने वाले सर खास करके अपने शहर में लेते ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख लो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे, और यहां पर बच्चों इस कंसेप्ट को उठा के लाना पड़ा कहां से, मैथ से, ठीक है ना। तो माध्य जो होता है दो आवेश का, माध्य का मतलब औसत,
तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, दोनों आवेश का वही माध्य और क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा खासा टाइम लग गया इसमें। देखिए अब 27 नंबर, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है। ठीक है, बताओ साबुन का बुलबुला किस आकार का नजर आता है आप लोगों को? कभी देखे हो साबुन का बुलबुला? बिल्कुल गोलाकार नजर आएगा। क्या नजर आएगा बच्चों? गोलाकार। तो इस गोला की त्रिज्या कुछ न कुछ होगी, तो मान लो इसका त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, और इस पर कौन सा आवेश दिया गया? इस पर कौन सा आवेश दिया गया बच्चों? ठीक है, ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। ठीक है ना? एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर, एक साबुन के बुलबुले को कौन सा आवेश दे दिया गया? ऋण आवेश दे दिया गया। ठीक है, तो इसका आकार बढ़ जाता है। इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस पर जो ऋण आवेश का मतलब है ये माइनस, और ये माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, दो ऋण आवेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दो माइनस का मतलब है यहां पर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। तो बताइए दो इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल। कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा। तो बच्चों यहां पर प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉन मतलब सजातीय हैं, माइनस माइनस चार्ज है, तो इसके बीच कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल। विकर्षण बल लगेगा। तो बताओ इस गोला के सतह पर, इस गोला के सतह पर बच्चों, ठीक है, ये फाइल कर रहना पसंद करेगा। विकर्षण बल के कारण क्या रह के फैल पसंद करेगा? फाइल कर रहना पसंद करेगा, एक दूसरे से दूर रहना पसंद करेगा। और दूर होने के कारण, ठीक है ना, तुम्हारा जो है ये साबुन के बुलबुले का आकार क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है विकर्षण बल के कारण। ठीक है, इस पर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अर्थात दो जो माइनस माइनस चार्ज होगा उसके बीच कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल, अर्थात दूर रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इस पर आवेश जो सजातीय हैं वो दूर रहना पसंद करेगा, और दूर रहने के लिए निश्चित रूप से बच्चों इस साबुन के बुलबुले का आकार क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तब ये दोनों आवेश जो हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से क्या होंगे? दूरी पर हो जाएंगे विकर्षण के कारण। ठीक है, और इस वजह से जो है तुम्हारा इस साबुन के बुलबुले का आकार क्या हो जाता है? बढ़ती है। ऋण आवेश देने पर आकार क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, दैट मीन्स त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा? उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आर डैश, तो यहां पर आर डैश ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। त्रिज्या क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ती है। ठीक है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती? बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर जो आवेश है माइनस माइनस उसके बीच विकर्षण बल होगा, और विकर्षण बल होगा तो निश्चित रूप से गोला का आकार क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और गोला का आकार बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बढ़ती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब ये चीज क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 10 पे पावर 15 से कम दूरी पर कूलम का नियम प्रभावी क्यों नहीं होता है? 10 पे पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर कूलम का नियम प्रभावी इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस दूरी पर कौन सा बल, किस बल के कारण, किस बल के कारण? 10 पे पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर आपका नाभिकीय बल लगता है, तो नाभिकीय बल के कारण कूलम का बल प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, प्रभावी नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो बच्चों आपको पता है एसआई यूनिट में हवा या निर्वात के लिए के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कोना कोनी लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के हो जाएगा, 1/4 पाई के हो जाएगा। और बच्चों 4 पाई तुम्हारा एक कैसा मान होता? संख्यात्मक मान। कैसा मान होता बच्चों? संख्यात्मक मान। और संख्यात्मक मान बीमाहीन और मात्रकहीन दोनों होता है। बीमाहीन और मात्रकहीन होता है। इसलिए बच्चों जब एप्सिलॉन नॉट का बीमा हम लिखने लगेंगे, ठीक है, या मात्रक लिखने लगेंगे, तो 4 पाई को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका मात्रक और बीमा होता ही नहीं है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा बराबर हो जाएगा 4 पाई, बीमाहीन है छोड़ देंगे इसको, तो 1/के का बीमा हो जाएगा। और बताओ कूलम नियतांक है के कौन सा नियतांक है? कूलम नियतांक, और इसकी बीमा होती है ml3 t-4 a-2। ठीक है ना, इसकी बीमा इतनी होती है। तो बताओ ये हो जाएगा 1/,
ml3 t पे पावर -4 a पे पावर -2। अब नीचे से ऊपर ले जाओगे प्यारे बच्चों, नीचे से ऊपर ले जाओगे इस चीज को, तो ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा m इनवर्स l-3 t पे पावर -4 a पे पावर -2। नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट का बीमा m-1 l-3 t4a2 है क्या कोई, m-1 l-3 t4a2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में संबंध। हाल फिलहाल बताया मैंने और गलती से ये क्वेश्चन आपका पहले डीपीपी में पड़ गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों ई से सूचित करते हैं और बल को किस से, एफ से सूचित करते हैं। और बताओ आप, बताया है मैंने आपको कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू होता है। ठीक है, और परिमाण के रूप में बच्चों तीर हटा देते, परिमाण के रूप में क्या करते हम, तीर हटा देते। तो बताओ यहां पर आपका कोना कोनी गुना करोगे, Q इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा, F। तो देयरफॉर F बराबर लिख सकते हैं हम Q इंटू ई। ठीक है, तो F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। देख लीजिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का ए क्या होगा, सही होगा। 30 का ए क्या होगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस समझ लो कि मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, दो समान आवेश Q, बताओ दो समान आवेश Q मतलब ये Q आवेश एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर भी कौन सा आवेश, Q। बताओ Q और Q दो बिंदु पर लिया तो दो आवेश हो गया ये, और इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, तो समान भी हो गया। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बच्चों, r दूरी पर है। तो बताओ बल कितना लग रहा है इसके बीच, आवेश के कारण विद्युत बल कितना, F। ठीक है, बल कितना लग रहा है, F। और F बराबर कूलम के नियम से हो जाएगा बच्चों K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। ठीक है ना। आज मॉड हम नहीं ले रहे हैं, समझ ही रहे हो, मॉड लेने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए चिन्हों को छोड़ देते हैं हम। ठीक है ना। तो K Q इस आवेश को Q1, इस आवेश को Q2 मान लेंगे तो Q1 Q2 का मान QQ हो जाएगा बटा कितना, R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा बच्चों KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, जरा गौर से इसको देखना, बढ़िया से देखना। अब आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, आपके प्रश्न से कह रहा है कि बल F है तो Q/4 आवेश हटाने पर नया बल क्या हो जाएगा, Q/4 आवेश हटाने पर नया बल क्या हो जाएगा। तो बच्चों Q/4 आवेश हटाओ दोनों में से। हटाने का मतलब क्या, प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ठीक है, तो बताओ Q में से Q/4 हटा दोगे, Q में से Q/4 हटा दोगे तो बताओ Q में से Q/4 माइनस करना पड़ेगा ना। तो आप ये कितना आ जाएगा आपका, बताइए मुझे, नया आवेश। Q में से Q/4 हटाओगे तो नया आवेश क्या हो जाएगा, Q माइनस Q/4। बताओ यार, इनका जोड़ करो, इनका घटाव करो, नीचे एलसीएम 4, 4Q माइनस Q हो जाएगा, 4Q माइनस Q हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 3Q/4। ठीक है, तो नया आवेश आपका 3Q/4 हो जाएगा, है ना। हटाने पर नया बल कितना हो जाएगा, तो अब बताओ Q/4 आवेश जब दोनों में से हटा दिया तो अब इस बिंदु पर आवेश 3Q/4 और इस बिंदु पर भी ये आवेश अब कितना हो जाएगा, 3Q/4। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी, R। बताओ यार, बल बदल जाएगा, ये F डैश, ये भी F डैश। ठीक है, तो कूलम के नियम से F डैश बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस आवेश को Q1 मान लेंगे, इस आवेश को Q2 मान लेंगे, तो K Q1, तो Q1 हो जाएगा 3Q/4 और Q2 भी हो जाएगा 3Q/4 बटे कितना बच्चों, R स्क्वायर। कितना, R स्क्वायर। तो अब यहां पर बता दो आप क्या हो जाएगा, ये K बटा R स्क्वायर, K बटा R स्क्वायर इंटू 3 गुना 3 करोगे 9 हो जाएगा। ठीक है, और 4 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इंटू Q गुना Q करोगे Q स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 9/16 KQ स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर, ठीक है। और अब देख लो समीकरण 1 बता रहा आपका कि के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आपका एफ है, ठीक है। तो 9/16 और इसको क्या लिख सकते हो आप एफ, तो देयरफॉर बच्चों एफ डैश बराबर 9/16 एफ, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। नया बल दैट मीन्स एफ डैश इज इक्वल टू व्हाट, तो एफ डैश आपका क्या हो गया, ठीक है, एफ का 9/16, एफ का 9/16 9f/16, आपका बी आंसर सही। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 आपका, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो मैंने आवेश का मात्रक बताया था, ठीक है। आवेश का मात्रक था आपका कूलम, आवेश का मात्रक था आपका एसयू, या इसी को हम लोग एस्टैट कूलम भी कहते हैं, या इसी को बच्चों हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं, याद है, ठीक है। और आवेश का ही एसआई मात्रक आपका ईएमयू, और इसी को बच्चों हमने एबी 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 कूलम भी बोला था, ठीक है, COUL कूलम्ब, एबी कूलम्ब, ठीक है। और अन्य मात्रक था आपका एम्पियर आवर, और मात्रक था क्या चीज, फराड, ठीक है। और बच्चों इन सारे में मैंने कहा था कि यही आपसे क्या है, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक आपका क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैंकलिन, ठीक है। इस तरीके से मैंने आप लोग को बताया था, है ना। ये सब आप लोग के नोटबुक में है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि दो आवेश के बीच कांच की पट्टी रख दी जाए तो उनके बीच बल, ठीक है। दो आवेश के बीच में क्या रख दी जाए, कांच की पट्टी, है ना। बच्चों आप बता दो मुझे, दो आवेश के बीच में कांच की पट्टी रख दो, मान लिया एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, ठीक है। शुरुआत में बच्चों मैंने मान लिया कि इसके बीच में क्या है आपका, निर्वात, क्या है बच्चों, निर्वात, तो इसके बीच लगने वाला बल हम एफ को ले लिया, क्या ले लिया, एफ हो, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है आपका कि अब इन दोनों आवेश के बीच Q1 और ये Q2 के बीच, ठीक है, क्या रख दिया गया, कांच की पट्टी, है ना, कांच की पट्टी, मतलब कांच का बना हुआ कोई आपका जो है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला कोई स्लैब ला के रख दिया, है ना, कांच की पट्टी रख दिया, कांच का कोई टुकड़ा ला करके रख दिया, आयताकार टुकड़ा जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो, ऊंचाई भी हो, ठीक है। तो कांच का कोई टुकड़ा ला करके रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों अब बता दो यहाँ पर कांच का पट्टी, है ना, यहाँ पर किसका कार्य करेगा, अन्य माध्यम का, किसका कार्य करेगा, अन्य माध्यम का, ठीक है। और बच्चों तब इसके बीच लगने वाला बल को हम क्या मान लेते हैं, Fm, और बताइए कांच, कांच की पट्टी का एप्सिलॉन आर, ठीक है, लगभग 6 के बराबर, लगभग किसके बराबर, 6 के बराबर बच्चों, आपको पता है तालिका में मैंने लिखाया है, ठीक है। और फिर तब बता दो मुझे, अब जो बल लगेगा ये Fm बराबर क्या होगा, रिलेशन एफओ बाई एप्सिलॉन आर, तो बच्चों ये एफओ बाई 6 हो जाएगा ना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कांच के लिए 6, तो बताओ, है ना, 6 गुना कम हो गया ना, बटा में 6 हो गया, ठीक है। तो कांच की पट्टी पड़ने पर जो बल है आपका, ठीक है, ये कितना गुना कम हो गया, 6 गुना कम हो गया, बटा में 6 है तो क्या कहेंगे, 6 गुना अधिक कि 6 गुना कम, 6 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 6 गुना कम हो जाएगा, दैट मीन्स 6 गुना घट जाएगा, ये भी कह सकते हैं, 6 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 गुना घट जाएगा। तो बताओ बल क्या हुआ, निर्वात के बदले दोनों आवेश के बीच में कांच की पट्टी ला दिया, तो बताओ बल कितना गुना घट गया, 6 गुना घट जाएगा, दैट मीन्स बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्या होगा बच्चों, घटेगा, ठीक है।
तो ये चीज है। इस सीधा याद रखना कि निर्वात के अलावा या हवा के अलावा दोनों आवेश के बीच में अगर कोई अन्य माध्यम लाके रख देते हो, ठीक है, तो बल का मान घट जाएगा। बल का मान क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना आप, घट जाएगा। एक स्टेट कूलम बताओ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सबका टेस्ट भी हो चुका है कि एक स्टेट कूलम आप लोग मुझे बताइए कितना होता है। निश्चित रूप से बच्चों हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन का आप सही जवाब निकाल लिए होंगे। ठीक है, एक्चुअली में बच्चों एक कूलम जो होता है आपका 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। ठीक है, और आपसे पूछा है एक स्टेट कूलम, एक कूलम बराबर नहीं, आप किससे पूछा है? एक स्टेट कूलम। तो इस चीज को इधर ले आओ, तो एक कूलम बटे 3 गुना 10 की पावर 9 बराबर इधर नहीं कुछ तो एक स्टेट कूलम। अब इसी को घुमा दो ऐसे, तो देयरफॉर बच्चों हम लिख सकते हैं एक स्टेट कूलम बराबर 1 बटा 3 गुना 10 की पावर 9 कूलम। बताओ एक स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम, ये हो जाएगा। बताओ ये विकल्प कौन सा है आपका? यस, बी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका कैसा आंसर हो जाएगा? चलिए अगला सवाल 35 नंबर, ये बताओ आप लोग क्या होगा? बताओ बाबू कौन सा आंसर होगा इसका? ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल पर तीसरे आवेश की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? बचाओ बताओ, मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत में यह चीज पढ़ाया है कि दो आवेश के द्वारा जो एक दूसरे पर बल आरोपित होता है, दो आवेश, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है बच्चों? Q2। ठीक है, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला ये विकर्षण बल 10 न्यूटन है, तो Q2 के द्वारा भी Q1 पर लगने वाला ये विकर्षण बल कितने न्यूटन का होगा? 10 न्यूटन का होगा। ठीक है ना? अगर तीसरा आवेश मैंने Q3 कोई लाके रख दिया, ठीक है, तो इस दोनों के द्वारा जो एक दूसरे पर बल आरोपित होता है, ये तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना? इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने उदाहरण भी लेके बताया था। ठीक है, कि अगर मैंने बैच शुरू किया था, एक बच्चे मेरे से पढ़ने आया था, उस वक्त में मैं पढ़ा रहा था और बच्चे हमसे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उनके साथ साथ अगर 100 बच्चा आके बैच में बैठ गया तो भी मैं उसको पढ़ा रहा हूं, वो क्या कर रहा? पढ़ रहा है। ठीक है, तो बताओ जो शुरुआत में बच्चे थे मेरे सामने और मैं दोनों के बीच उस समय पढ़ाई हो रही थी आप सबके अनुपस्थिति में, और बच्चों आज आप अगर 100 की संख्या में उनके साथ बैठे हो, ठीक है, तो आज भी मैं पढ़ा रहा हूं, वो क्या हो रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो बताओ कार्य प्रभावित हुआ क्या? आप सबके उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण नहीं प्रभावित हुआ। लेकिन बच्चों हम शिक्षक का 100 बच्चे होने से, ठीक है, परिणामी क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि एक आवेश पर कुल बल, एक आवेश पर कुल बल जब निकालते हैं तो इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दो के बीच लगने वाले बल पर उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो ये चीज आपका है यहां पर, ये चीज मैंने समझाया भी था आप लोगों को वहां पर इस तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 36 में आइए, काराकूलम के नियम में के किस पर निर्भर करता है? वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। कूलम के नियम में नियतांक, नियमांक नहीं, यहां पर क्या होगा? नियतांक के किस पर निर्भर करता है? बताओ। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ये क्या होता है? दोनों आवेश के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति को व्यक्त करता है। और ये जो एप्सिलॉन है दोनों माध्यम के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की जो माध्यम उसकी प्रकृति को व्यक्त करता है, और उसका नाम है, माध्यम के उस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रावैद्युतता या फिर विद्युतशीलता।
प्रवैद्युतता या विद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। तो बताओ के एप्सिलॉन पर निर्भर करके बताओ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही बात है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम की पद्धति पर बिल्कुल। ठीक है, आप देख लीजिए एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट्स में, ठीक है, ये आपका हवा या निर्वात के लिए क्या होता है? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये एसआई यूनिट में, किसमें बच्चों? एसआई यूनिट में। किसके लिए? हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए। ठीक है ना। और बताओ इसी चीज को मैंने सीजीएस सिस्टम में ज्ञात किया था। इस सिस्टम में बच्चों, सीजीएस सिस्टम में ज्ञात किया था तो के बराबर 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर, ये आ गया था। ठीक है, और ये भी बच्चों सीजीएस पद्धति में के का मान है तुम्हारा किसके लिए? हवा या फिर किसके लिए? निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए। तो एक चीज मुझे बता दो बच्चों यहां पर, ठीक है ना, जब एसआई यूनिट से सीजीएस में के को लाया तो बताओ मान और मात्रक बदल गया क्या? मान और मात्रक बदल गया। इसका मतलब है हम कहेंगे मात्रकों की पद्धति पर भी के का मान निर्भर करता है। एसआई यूनिट में के का मान इतना और सीजीएस यूनिट में के का मान इतना, तो इसका मतलब है बच्चों कि मात्रकों की पद्धति पर भी कूलम का नियम निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आपका ए भी सही हो जाएगा और ए और बी को सही करने वाला एक सिंगल ऑप्शन आपका सी है। सी में कह रहा ए और बी दोनों, तो इसलिए बेटा तुम्हारा जो है ए और बी को एक सिंगल ऑप्शन जो संतुष्ट करता वो क्या है? सी है। और आवेश के परिमाण पर नहीं, के का मान आवेश के परिमाण पर नहीं, ये मैंने कभी नहीं बताया है कि आवेश के परिमाण पर। एफ, हाँ एफ आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, मैंने कभी नहीं कहा कि के का मान आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा। तो एकदम याद रख लीजिए कूलम के नियम में नियतांक के किस पर निर्भर करता है? माध्यम की पद्धति पर। क्यों? क्योंकि एसआई में देख लीजिए मान इतना और सीजीएस में मान इतना, तो इसका मतलब है कि एसआई और सीजीएस मात्रकों की पद्धति जब बदलते हैं तो के का मान बदल जाता है। तो इसका मतलब मात्रकों की पद्धति पर भी निर्भर करता है और एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इन दोनों बात को बताने वाला ऑप्शन आपका कौन सा है? सी। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37। हवा के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान। सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब है बेटा यहां पे, ठीक है, सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब है तेरा यहां पे क्या भाई? एप्सिलॉन आर। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब है क्या चीज बच्चों? यहां पर तुम्हारा एप्सिलॉन आर है ना, एप्सिलॉन आर या के। तो बताओ हवा के लिए आप अपने टेबल में देखो, तालिका में देखो, मैंने लिखाया है आप लोग को एप्सिलॉन आर आपेक्ष सापेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक प्रवैद्युतता, ठीक है, आपका 1.0054 ऐसे करके कुछ, तो इसी को यहां पर 6 लिख दिया लगभग। तो बताओ, ठीक है, चलो हम इसको यही ले लेते हैं 1.006 ही, ठीक है। और बताओ ये लगभग कितना के बराबर? 1 के बराबर है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 38। 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश पर लगने वाले बलों का अनुपात, ठीक है, एक बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है और दूसरे बिंदु पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है, और मान लीजिए इसके बीच की दूरी कितनी है? r है। बताइए कूलम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा विकर्षण बल F, और इसके द्वारा भी इस पर उतना ही बल लगेगा F। यदि मान लीजिए इसके द्वारा इस पर बल लगा 10 न्यूटन, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो बच्चों इसके द्वारा भी इस पर कितना बल लगेगा? 10 न्यूटन। यही कहा था कूलम का नियम, ठीक है। कूलम के नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, ठीक है। इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल को एक्शन कहेंगे, तो इसके द्वारा जो पुनः इस पर बल लगेगा इधर, उसको क्या कहेंगे? रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन क्या होता है? बराबर होता है। एक्शन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के दो आवेशों पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो 1 माइक्रोकूलम पर भी 10 न्यूटन, 5 माइक्रोकूलम पर भी कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो इस बल का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? 10 न्यूटन। अनुपात के लिए बटा लोगे, 10 न्यूटन बता 10 न्यूटन करोगे तो 10 न्यूटन एक एक बार में कट जाएगा, 1/1 बराबर 1:1। कितना हो जाएगा? 1:1। तो देयरफॉर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन पर दो आवेश r दूरी पर F बल लगाते हैं। कितनी दूरी पर रखा जाए कि बल F/3 हो जाएगा? कितनी दूरी पर रखा जाए कि बल F/3 हो जाएगा? दो आवेश, तो एक आवेश को बच्चों आप Q1 मान लीजिए और दूसरे आवेश को क्या मान लीजिए? Q2। ठीक है, F बल लगाता है। कितने बल लगाते हैं? F बल। तो हमने मान लिया कि Q1 आवेश और फिर Q2 आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो ये दोनों एक दूसरे पर कितने बल लगा रहे हैं? F बल। कितने बल लगा रहे हैं? F बल लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा यहां पर F कितना? F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। उन्हें कितनी दूरी पर रखा जाए? उन्हें मतलब बच्चों ये दोनों आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए जो बल F/3 हो जाएगा? बल कितना हो जाएगा? F/3 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इन्हें Q1 और Q2 को कितना दूरी पर रख रहे हैं? x दूरी पर। तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F/3। इस पर लगने वाला विकर्षण बल कितना हो जाएगा? F/3। तो बच्चों F/3 बराबर यहां पर हो जाएगा आपका कितना भाई? ये Q1 Q2 बटा कितना बताओ? एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर F बल लगा तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और हमने मान लिया कि इन दोनों आवेश को x दूरी पर लगाया तो बल कितना लग गया? F/3। तो अब F/3 बराबर कूलम के नियम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बता दो बच्चों यहां पर इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक चीज बताओ ना, अगर यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा कि सर F डैश आप कैसे F/3 कैसे लिखो, तो बताओ यहां पर अगर F डैश लेते थे तो यहां पर F डैश बराबर ये लिखता था ना भाई? F डैश बराबर लिखता था। तो बताओ अब ये F डैश आपका कह रहा प्रश्न में कितना हो गया? F/3। कितना हो गया बच्चों? ये F बाई कितना हो गया? 3। तो F डैश की जगह पर हम लिख सकते हैं यहां पर कि F/3 बराबर कितना? के Q1 Q2 बटे 20 की दूरी यहां पर क्या माने हो? एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर। उन्हें कितनी दूरी पर? तो हमने मान लिया x दूरी पर रखा और ये x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू एफ बराबर के Q1 Q2 बटा कितना? एक्स स्क्वायर। और 1/3 f का मान समीकरण 1 से बता दीजिए। इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता? f लिख सकता क्या? या नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, आप ऐसे देख लो इस चीज को, ऐसे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे बताओ ना, f की जगह पे मैं क्या लिख सकता है यहाँ पर? f यहाँ है ना, तो f बराबर समीकरण 1 से Q1 Q2 बटा कितना? R स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बटा कितना बच्चों? एक्स स्क्वायर। और देख ले के Q1 Q2 कट गया, यहाँ नहीं कुछ बचा तो एक। तो यहाँ पर बता दो आप। ठीक है, 1/3R स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर, है ना? तो आप यहाँ पर बताइए, इधर कोना कोनी गुना कर लो, इधर कोना कोनी गुना कर लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3R स्क्वायर। और बताओ स्क्वायर उधर ले जाओगे रूट हो जाएगा 3R स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों x बराबर हो जाएगा √3 और रूट के अंदर से R स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितनी दूरी पर? √3R दूरी पर रखोगे, है ना? तो आपका जो बल कितना हो जाएगा? F/3। तो बताओ √3R है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? सी, है ना? तो इस तरीके से 40 नंबर, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की खोज याद रखना मिलिकन ने किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का खोज किसने किया बच्चों? मिलिकन ने। ठीक है, किसने? मिलिकन ने, है ना? याद रखना। देखो ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है क्योंकि इस बार जो पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इस तरह के वैज्ञानिक का भी नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हो सकता है कि आपके 2027 के टेस्ट में पूछ दे ये चीज, तो फिर आपको याद रहना चाहिए ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया? मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया बच्चों? मिलिकन ने, याद रखना। ठीक है, कैसे किया तो देख लीजिए आप। एक समरूप विद्युत क्षेत्र, अब मैं बता सकता हूं क्योंकि विद्युत क्षेत्र आप लोग को बता दिया। ठीक है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है ये,
ऊपर की ओर, ठीक है। और इसने तेल के एक बूंद को, आवेशित तेल के एक बूंद को इस विद्युत क्षेत्र में डाला, ठीक है। और उतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया कि ये इस विद्युत क्षेत्र में ये साम्यावस्था में है, अर्थात विरामावस्था में है। तो बताओ तेल के बूंद का अपना द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, तो इसके द्रव्यमान के कारण पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी, ठीक है ना। और तेल के बूंद पर मान लीजिए धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है बच्चों? धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश, ठीक है। यानी तो आप ऐसे सोचिए इस चीज को, ऐसे ऐसे सोचना बेटा, है ना। ये विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र आपका किधर है? नीचे की ओर, ठीक है। समरूप विद्युत क्षेत्र दाएं बाएं ऊपर नीचे में से किधर है? नीचे की ओर है, ठीक है। अब ये तेल के बूंद पर, तेल का बूंद आपका ऋण आवेशित था। तेल का बूंद क्या था? ऋण आवेशित था, माइनस क्यू। तो बताओ इस तेल के बूंद पर जो ऋण आवेश है, ठीक है, इस तेल के बूंद पर जो ऋण आवेश है बच्चों, ठीक है, तो ये ऋण आवेश प्रबल विद्युत क्षेत्र में किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र अगर नीचे है तो बल लग जाएगा किधर? ऊपर की ओर, ठीक है। और ये इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया इसमें, ठीक है, कि ये इसमें रुका हुआ है, विरामावस्था में है। तो निश्चित रूप से एफ ऊपर लग रहा है तो एम जी किधर लगेगा? नीचे, ठीक है। एम जी किधर लगेगा? नीचे। और ये रुका हुआ विरामावस्था में, तो विपरीत दिशा वाला बल क्या होगा? बराबर होगा। विपरीत दिशा वाला बल क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, ठीक है। एफ बराबर कितना? एम जी। एफ बराबर कितना? एम जी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ प्रयोग इन्होंने किया मिल्टन ने, और फाइनली ये क्या निकाल के दे दिया? बताइए क्या निकाल के दे दिया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और एफ बराबर आपको बताया मैंने क्यू ई होता है, क्यू ई बराबर एम जी, ठीक है ना। तो क्यू आवेश है तो ये एम जी बाई क्यू, एम जी बाई ई हो जाएगा, एम जी बाई ई हो जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जितना ये कैलकुलेट किया गया होगा, एक्सपेरिमेंटल चीज है। ई का मान, एम का मान, जी का मान अगर रख देंगे तो फिर बताओ क्यू का मान आ जाएगा ना। तो ऐसे कैलकुलेट करते करते क्यू पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? ई, है ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई और माइनस में होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व किया किसने? मिल्टन ने। किसने? मिल्टन ने, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात किया, जिसको मिल्टन तेलबुंद विधि कहते हैं। इसलिए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 बताओ क्या कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधा करने पर बल एफ से बदलकर कितना हो जाएगा? बल एफ से बदलकर कितना हो जाएगा? दो आवेशों के बीच की दूरी आधा किया, आपने देखा, ठीक है, कि पीछे बहुत बार सॉल्व किया बच्चों इस चीज को हमने, ठीक है। आपका जो है आर दूरी पर एफ बल लग रहा है, तो जब बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो ये बल 4F हो जाता है,